नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। मैं गणेश आदित्य। ठीक, आज आपके साथ लाया हूँ, ठीक है, आपके लिए लाया हूँ स्वतंत्रता संग्राम का अगला चैप्टर। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा था कि 1942। ध्यान रखिए, इसका पहला एक चैप्टर था 1930 से लेकर 1942 तक के स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख कार्यक्रम हुए थे, आंदोलन हुए थे, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम में 1943 से लेकर भारत के आज़ाद होने तक 1947 तक। क्लियर है? चलिए, इसी क्रम में हम आज का पहला टॉपिक देख लेते हैं हम। ठीक, कि पहला है आज़ाद हिंद फौज। ध्यान रखिएगा, अभी अभी क्या हुआ था भारत में, इससे पहले एक घटना हुई थी भाई। ठीक, इससे पहले कौन सी घटना हुई थी? इससे पहले की घटना थी, मैं पेन चुन लेता हूं। ठीक, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो इसी प्रक्रम में आपको यह बता दूं कि यहां पर क्या हुआ था। आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है, जब कांग्रेस को छोड़ के वो चले आते हैं त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। ध्यान रखिएगा, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। उस त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता के मामले में, ध्यान रखिएगा, विवाद हो जाता है महात्मा गांधी के साथ। ठीक, तो ये जो है कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ के चले जाते हैं और 1941 में कलकत्ता से पेशावर होते हुए अर्थात पाकिस्तान होते हुए ये पहुंच जाते हैं रूस। ध्यान रखिएगा, और रूस से ये पहुंचते हैं आपके बर्लिन अर्थात जर्मनी। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जो है तत्कालिक रूप से क्या करते हैं, वो भारत को छोड़ के पाकिस्तान से होते हुए अर्थात भारत के तत्कालिक भारत से पेशावर से होते हुए रूस, और रूस के बाद आपके पहुंच जाते हैं बर्लिन। बर्लिन में उनकी मुलाकात होती है किससे? हिटलर से। ध्यान रखिएगा, और वहां के बाद उसके बाद वो वहां से पहुंचते हैं आपके सिंगापुर। ठीक है, तो मैं इसी घटना को ठीक एक सिंक्रोनाइज वे पे आपको बताता हूं। चलिए अगले स्लाइड पे। अब ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की गठन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ने से पहले सुभाष चंद्र बोस की बात चर्चा कर लेते हैं। ठीक, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा, अब एक्चुअली में अभी चर्चा हुआ था 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन। इस त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ देते हैं, अध्यक्ष इनको बनाया जाना था, मगर विवाद हो जाता है महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी अपने प्रत्याशी सी राजगोपालाचारी को वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और इसी प्रक्रम में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस को छोड़ के चले आते हैं। ध्यान रखिएगा, 1941 की घटना है। ठीक है, 1941 की घटना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है कलकत्ता से, ध्यान रखिएगा, कहां से? कलकत्ता से पेशावर होते हुए, मार्ग पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, पेशावर होते हुए रूस जाते हैं, और रूस से कहां जाते हैं? जर्मनी जाते हैं। ठीक है, जर्मनी, इस चीज को समझिएगा आप, कहां पहुंच जाते हैं? जर्मनी। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए कि जर्मनी में किससे मिलते हैं? वो हिटलर से। ठीक, हिटलर से वो ठीक सहायता मांगते हैं। समझिए क्या मांगते हैं? वहां सहायता मांगते हैं। अब आपके सुभाष चंद्र बोस जो है जर्मनी में ठीक एक संगठन का निर्माण करते हैं। किस संगठन का निर्माण करते हैं जर्मनी में? फ्री इंडिया सेंटर। ध्यान रखिएगा, फ्री इंडिया सेंटर, फ्री इंडिया सेंटर। तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रक्रम हो गए आपके जर्मनी में। जर्मनी से क्या होता है? जर्मनी से फिर सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है, आपके चले जाते हैं सिंगापुर। कहां चले जाते हैं? सिंगापुर। अब यहां पर मैं आपको फिर एक दूसरी घटना के बारे में बता दे रहा हूं। मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के बारे में जान लीजिए। कैप्टन मोहन सिंह जो है ये वास्तव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रमुख अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, जब जापान की सेना से इनका सामना हुआ तो ये जापान के युद्धबंदी बन गए, और ये जो है युद्धबंदी के तौर पे जापान में थे, मगर जापान के लोग के साथ, मतलब जापान की सेना के साथ ये आपका समझौता पूर्व व्यवहार कर रहे थे। ठीक, इस प्रकार कैप्टन मोहन सिंह को यह बताया गया कि आप एक सैन्य संगठन का निर्माण कर ले जिसमें भारतीय युद्धबंदी हो। कौन हो? भारतीय युद्धबंदी हो। और इसी उद्देश्य से कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। ध्यान रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह, इन नाम को अच्छे से याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, और ये घटना कब की है? 1942 की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1942 की ये घटना है। अब जब, ध्यान रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन हो गया। अब जब
सुभाष चंद्र बोस ये सिंगापुर पहुंचते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सिंगापुर पहुंचते हैं। तो सिंगापुर में ही, ठीक है, आपके सिंगापुर में ही आपके सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, क्या सेना की संभाल दे दिया जाता है, सेना की कमान सौंप दी जाती है। ये जो आप कमान किसके हाथ में चल जाता है, सुभाष चंद्र बोस के। ठीक, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहां पर 3 प्रमुख ब्रिगेड का निर्माण किया। कितना भाई, 3 प्रमुख ब्रिगेड। पहला है सुभाष ब्रिगेड, ध्यान रखिएगा, सुभाष ब्रिगेड। दूसरा ब्रिगेड था, ठीक है, नेहरू ब्रिगेड, नेहरू, ध्यान रखिएगा, नेहरू ब्रिगेड। और तीसरा था गांधी ब्रिगेड, ध्यान रखिएगा, गांधी ब्रिगेड। इस प्रकार 3 ब्रिगेड का निर्माण करते हैं। पहला है सुभाष ब्रिगेड, दूसरा है नेहरू ब्रिगेड और तीसरा है गांधी ब्रिगेड। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि इन युद्ध बंदियों में महिलाएं भी थी। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे महिला आपके सिपाही थे जो पकड़े गए थे, और उन्हीं के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, उनको भी उन्होंने आपके सुभाष चंद्र बोस से डिमांड किया कि हमको भी युद्ध में लड़ने का मौका दिया जाए। और उन्हीं के साथ इन्होंने क्या किया, एक अलग ब्रिगेड का निर्माण किया, और उस ब्रिगेड का नाम था रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो इस प्रकार कुल मिला के 4 प्रमुख ब्रिगेड हो गए, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, देन आफ्टर आपके रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो अब यहां पर आप समझिए कि किस प्रकार आपके सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक, आपके आजाद हिंद फौज अर्थात INA की कमान संभाली। अब यहां पर एक चीज और बता दे रहा हूं, जैसे ही ये घटना आगे बढ़ता है, सिंगापुर के बाद आके बता रहा हूं, ठीक, तो सिंगापुर पे ही इन्होंने, ध्यान रखिएगा, कहां पर, सिंगापुर, कि इसी सिंगापुर पे सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक, भारत की पहली अस्थाई सरकार का निर्माण कर दिया। ध्यान रखिएगा, अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई किस चीज का, सरकार का। आपसे ये पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल बताइएगा कि पहले अस्थाई सरकार का निर्माण जिसको सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था वो था कहां पर, सिंगापुर में। क्लियर है? ठीक, अब ध्यान रखिएगा, जैसे आगे बढ़ते हैं तो जापानी सेना क्या करती है, ठीक, जापानी सेना जो अंडमान और निकोबार के द्वीप को जीत चुकी थी, ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार। तो जैसे ही, ध्यान रखिएगा, आपके जापानी सेना जो है, ठीक, अपने आपके अंडमान और निकोबार के जो द्वीप हैं, इन द्वीपों को सुभाष चंद्र बोस को हैंडल करने के लिए दे देते हैं। अर्थात सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में यहाँ पर आजाद हिंद फौज की सेना क्या करती है, ठीक है, उस पर अब कब्जा कर लेती है। तो सुभाष चंद्र बोस की सेना क्या करती है भाई, ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार को स्वराज द्वीप कहा, स्वराज द्वीप, ध्यान रखिएगा, और अंडमान को किस नाम से जाना गया, शहीद द्वीप, ध्यान रखिएगा, शहीद द्वीप। ठीक, अर्थात आप समझिए, शहीद द्वीप और आपके स्वराज द्वीप के नाम से किसको जाना गया, अंडमान और निकोबार को। ये एग्जाम में पूछता है, आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, जैसे ही इन्होंने पहली बार, अब क्या समझिए, अंग्रेजों के साथ युद्ध की घोषणा की, तो इन्होंने रेडियो में एक भाषण दिया था। इन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा था कि हे राष्ट्रपिता, अब हमने, ठीक, स्वतंत्रता का अंतिम संग्राम प्रारंभ कर दिया है। अर्थात महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। इस चीज को ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। महात्मा गांधी को क्या कहा इन्होंने, राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्रपिता। ठीक, तो इस चीज को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप समझ लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, और इस स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर है? और यहां पर उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा, साथ ही साथ दिल्ली चलो। ये 2 नारा दिया, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर 2 नारा दिया। पहला है दिल्ली चलो, क्या चलो भाई, दिल्ली चलो, और दूसरा नारा दिया तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। ध्यान रखिए, आजादी दूंगा। तो इस प्रकार इन 2 नारों के साथ ये जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ हो गया। अब आजाद हिंद की फौज की जो सेना है, ठीक, वो भी इस युद्ध में उतर गई। क्लियर है? तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा,
आज़ाद हिंद फौज की ये कार्यक्रम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आपके अभियान में। अंतिम में क्या होता है, ठीक, जो आज़ाद हिंद फौज की जो सेना के कुछ टुकड़ियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है, ठीक, वो बंदी बना लेती है, अर्थात युद्ध बंदी। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कुछ घटनाएं, और उन घटनाओं के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि इन्हीं आज़ाद हिंद फौज के जो सेना की कुछ युद्ध बंदी है, इन पे केस चलाया जाता है, जिसको हम लाल किला के केस के नाम से जानते हैं। ठीक, वो आएगा आपको आगे। चलिए, यहाँ तक आपका आज़ाद हिंद फौज की गठन के बाद हो चुकी है, कुछ प्रमुख तथ्य इसको भी यहाँ पर हम जान चुके हैं। अब देखते हैं कि इस घटना के बाद 1942 के बाद अगला प्रमुख घटना क्या होता है। ठीक, वो है आपका लाल किला का मुकदमा। लाल किला का मुकदमा के बारे में आप समझ लीजिए। लाल किला का मुकदमा इन्हीं युद्ध बंदियों के सुनवाई के एवज में था, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां पर क्या हुआ, ठीक, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात ये जो सेना का जो अभी युद्ध चल रहा था, ठीक, इन्होंने मार्शल लॉ, ध्यान रखिएगा, ठीक, क्या कहना चाहिए, कोर्ट मार्शल, सॉरी, COURT, कोर्ट मार्शल के तहत, ठीक है, 3 प्रमुख अधिकारी को इन्होंने पकड़ा था। गुरुबख्श सिंह, पहला ध्यान रखिएगा, सरदार गुरुबख्श, शाहनवाज, ठीक, गुरुबख्श, शाहनवाज, और तीसरा था प्रेम सहगल, ध्यान रखिएगा, तीसरा थे प्रेम सहगल। ठीक, अब ये जो 3 प्रमुख युद्ध बंदी थे, इन तीनों युद्ध बंदियों को इसी लाल किले पे लाके मुकदमा चलाया गया। इसलिए इस मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है, लाल किला का मुकदमा। जैसे ही ये मुकदमा का अनाउंस होता है कि सरकार जो है, ठीक है, आपकी आज़ाद हिंद फौज INA की युद्ध बंदियों के साथ क्या कर रही है, उसको कोर्ट मार्शल कर रही है, उस पर मुकदमा चला रही है, वैसे ही जबरदस्त तरीके से भारतीयों में विरोध होता है। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे कि प्रमुख आपके भारतीय में से कुछ वकील हैं जो आके खुद अपनी तरफ से पैरवी करते हैं, जिसमें प्रमुख थे भूला भाई देसाई, ध्यान रखिएगा, भूला भाई देसाई, और इनको असिस्ट करते थे तेज बहादुर सप्रू, ठीक, और साथ ही साथ आपके जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो इस अभियान में, मतलब इस आपके केस में, आपके ये जो INA के युद्ध बंदी है, इनकी तरफ पैरवी करने वाले वकील में प्रमुख कौन थे, भूला भाई देसाई। ठीक है, दूसरे प्रमुख थे आपके तेज बहादुर सप्रू, फिर जवाहरलाल नेहरू, और एक और नाम याद रखिएगा, काटजू, इनका भी नाम याद रख लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लाल किला का मुकदमा प्रारंभ किया गया आपके INA की युद्ध बंदियों के, तो उसकी पैरवी करने वाले में थे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और आपके काटजू। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, कोर्ट मार्शल अर्थात सेना ने इनको युद्ध बंदी, अर्थात आपके सेना के साथ आपके गद्दारी का आरोप लगा के इनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ठीक, परंतु एक चीज और है, इसको सजा नहीं दिया गया। यहाँ पर जो वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल, जो इस समय तत्कालिक रूप से भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने स्थिति को भांपते हुए इनको क्षमा कर दिया। क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, और इस प्रकार ये स्थिति भी संभल गई। कौन सा स्थिति भाई, लाल किले का मुकदमा वाली स्थिति। ठीक है, अब ये जो है मुक्त हो गए, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रमुख घटना। ठीक है, लाल किले के बाद ये हो गया आपका लाल किले का मुकदमा। लाल किले के मुकदमे के बाद देख लेते हैं वेवेल योजना, अर्थात शिमला सम्मेलन। अभी वेवेल ने तत्कालिक रूप से क्या किया था, वेवेल ने तत्कालिक रूप से इन युद्ध बंदियों को, ठीक, ध्यान रखिएगा, मुक्त कर दिया था, अर्थात आपके कोर्ट मार्शल होने के बावजूद उनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। अब यहाँ पर लॉर्ड वेवेल क्या करते हैं उसको हमको देखना है। अब यहाँ समझिएगा स्थिति को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि वेवेल से पहले यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, ध्यान रखिएगा, लिनलिथगो। ठीक है, जैसे ही लिनलिथगो यहाँ से जाते हैं, अगला प्रमुख गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वेवेल। ठीक, ध्यान रखिए, वेवेल, जिस समय वेवेल गवर्नर जनरल बनते हैं उस समय भारत में स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण था। ठीक है, बहुत ही क्या था, यहाँ पर तनावपूर्ण था। आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, भारतीय सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आजाद हिंद फौज का भी आपका कार्यक्रम चल रहा था। इस प्रकार पूरी स्थिति क्या थी, तनावपूर्ण स्थिति थी। और इसी समय ये क्या करते हैं, 14 मई को, ध्यान रखिएगा, 14 मई 1900 आपके, सॉरी 14 मई नहीं, 14 जून है,
मई जून, ध्यान रखिएगा 14 जून 1945 को, ठीक है, ये एक अपना वेवेल योजना प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखिएगा, वेवेल योजना प्रस्तुत करते हैं, योजना, इसको आप 14 जून कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि 14 जून को क्या करते हैं, वेवेल योजना प्रस्तुत करते हैं। अब क्या था वेवेल योजना में? वेवेल योजना में था कि नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। समझिए इस चीज को, नई कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो नई कार्यकारिणी परिषद बनेगी, इसमें दो प्रमुख होंगे, एक गवर्नर जनरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद इसका जो सैन्य का जो प्रमुख है ये, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो सदस्य होंगे, ध्यान रखिएगा, बाकी जो सदस्य होंगे ये कौन होंगे भाई? ये भारतीय होंगे। ऐसा इन्होंने यहां पर बात रखी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के जो आपके काउंसिल, नए कार्यकारिणी परिषद का जो निर्माण होगा, गवर्नर जनरल के साथ अलग से जो सैन्य परिषद का जो प्रमुख होता है उसके अलावा, ठीक है, आपके जितने भी सदस्य होंगे वो सब के सब क्या होंगे? भारतीय होंगे। और एक और चीज था, ये जो कार्यकारिणी परिषद था ये एक्चुअली में अस्थायी था। क्या था ये? अस्थायी। तब तक के लिए, जब तक के लिए भारत अपना खुद का संविधान, ध्यान रखिएगा, अपना खुद का संविधान ना बना ले, ठीक, ध्यान रखिएगा, भारत अपना खुद का संविधान ना बना ले तब तक ये कार्यकारिणी परिषद कार्य करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के साथ वेवेल जो है, ठीक, वो आए थे और इसी चीजों को, ठीक है, चर्चा करने के लिए इन्होंने, ठीक, आपका शिमला में सम्मेलन किया। ध्यान रखिएगा, इसी को शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक। यही चीजें थी, यही योजनाएं थी और इन्हीं योजनाओं का डिस्कशन कहाँ करना था? शिमला में। अब पहुंच जाइए, ठीक है, यहां पर कुल मिला के 21 सदस्य आए थे, ठीक है, जिसमें कि, ठीक है, आपके कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम थे। और आपके मुस्लिम लीग की तरफ से, ठीक, कौन थे भाई? जिन्ना थे। अब सुनिएगा, यहां पर ये योजना इसलिए असफल हो गया, ये कार्यक्रम, ये सम्मेलन कहना चाहिए, इसलिए असफल हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना ये कह रहे थे कि ये जो कार्यकारिणी परिषद बनेगी, इस कार्यकारिणी परिषद में जितने भी आपके मुस्लिम सदस्य होंगे वो केवल मुस्लिम लीग से होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ही क्या कर रही है? मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इस प्रकार समझिए, ठीक, दूसरे तरीके से समझिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये हैं कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अर्थात, ठीक है, कांग्रेस में जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं वो जो है इसमें नहीं आ सकते थे, ठीक है। मुस्लिम सदस्य आएंगे तो वो केवल मुस्लिम लीग से। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ही क्या कर रही है? मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर रही है। कौन कह रहे हैं? तो जिन्ना कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये योजना यहाँ पर, ठीक है, समाप्त हो जाती है, दिक्कत हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर एक हठधर्मिता के कारण ये योजना भी यहाँ पर असफल हो गई। आया समझ में? ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर वेवेल ने एक जबरदस्त प्लान दिया था और वो भी प्लान जो है चौपट हो गया हमारे महोदयों के कारण। ठीक, तो ये आपका जुड़ा हुआ आपका केस है। वेवेल योजना को ही शिमला में डिस्कस किया जा रहा था। ठीक, कौन सा तारीख था आपका? 14 जून 1945 को। चलिए अब देख लेते हैं अगला कार्यक्रम क्या होता है। अब ध्यान रखिएगा, स्थिति अभी भी गंभीर है, युद्ध अभी भी चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी भी युद्ध चल रहा है। अब यहां पर सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब आपको मैं बता दूं अब स्थिति क्या थी। ठीक है, अब यहां पर ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। क्या हो चुका था? सत्ता में परिवर्तन। और इस सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप वहां से क्लीमेंट एटली, ध्यान रखिएगा, क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, कौन बने भाई? क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली ने भारत में भारतीय नेताओं से चर्चा करने के लिए, ठीक है, उनका मतलब सर्वदलीय सम्मेलन में बैठक करके सारे मामलों की जानकारी के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा। किसको भेजा? कैबिनेट मिशन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व युद्ध की स्थिति क्या बनी हुई है? ठीक है, विश्व युद्ध की स्थिति, अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, अभी विश्व युद्ध का स्थिति जो है उसके पैरेलल में चल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक, ये जो है आपका, ठीक, कैबिनेट मिशन भेजते हैं। इसमें चूंकि कैबिनेट मिशन इसका नाम इसलिए है कि ये जो अब सदस्य हैं, ठीक, ये सदस्य तीनों के तीनों क्या रहेंगे? 3 सदस्य रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो कैबिनेट मिशन है वो 3 सदस्यीय मिशन है और तीनों के तीनों कौन है? ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्य हैं। सबसे प्रमुख आप याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस, समझे? ठीक है, दूसरा है आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक, ध्यान रखिएगा, सर
स्ट्रोफर्ड क्रिप्स। चलिए तीसरा है सर स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और जेवी अलेक्जेंडर। ठीक, अलेक्जेंडर ध्यान रखिएगा, इन तीनों को भेजा गया भारत और इनको यह कहा गया कि इसका उद्देश्य है भारत के लिए नया संविधान सभा का निर्माण करना। क्या करना भाई? भारतीयों के लिए नया संविधान सभा का निर्माण करना, जिससे क्या कर हो सके, अधिक से अधिक भारतीय जो है इसमें शामिल हो सके। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत आया, विभिन्न दलों से चर्चा किया, ठीक है, और इस चर्चा करने के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया। ये 24 मार्च 1946 को भारत आते हैं। ध्यान रखिएगा, कब पहुंचते हैं? 24 मार्च 1946, ये एक डेट याद रख लीजिएगा। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचते हैं और ये अपना काम चालू कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा इसके काम में, ठीक है, आपके पैथिक लॉरेंस के बाद बता दूं, ये पैथिक लॉरेंस यहाँ प्रमुख अध्यक्ष के रूप में थे। पैथिक लॉरेंस ने कहा कि कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण की कार्य प्रणाली का विकास करना है। क्या करना है? संविधान निर्माण की कार्य प्रणाली का विकास करना, और इसके तहत क्या करेंगे? ठीक है, संविधान निर्माण सभा का निर्माण करेंगे, अर्थात संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना ने, ध्यान रखिएगा, किसने? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389, ठीक है, इतने सदस्यों का भारत के संविधान सभा में होना तय किया। कितना? 389। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना ने क्या कहा था भाई? कैबिनेट मिशन योजना ने कहा था कि आपके भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में कुल मिलाकर 389 सदस्य शामिल होंगे, और इसमें से 292, ठीक है, और 93 सदस्य ऐसे रहेंगे। 292 सदस्य है, ये ब्रिटिश प्रांत से रहेंगे। कहां से? ब्रिटिश प्रांत से रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश प्रोविंस से रहेंगे। और ये जो 93 सदस्य है, ये देसी रियासत से रहेंगे। देसी रियासत, ठीक है, आया समझ में? अब जो चुनाव जो है यहां पर होना था, तो संविधान निर्मात्री सभा से चुनाव में 292 सदस्यों में से चुना जाना था। ठीक, देसी रियासत से अपने अपने प्रतिनिधि भेजना था। यहां पर राजा का शासन था। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जब चुनाव हुआ तो आपके, ठीक है, कांग्रेस को कुल मिला के कितने सीट मिली? कांग्रेस को कुल मिला के 208 सीट मिला। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला और अन्य सदस्यों को कुल मिला के 15 सीट मिला। ठीक है, आया समझ में? तो कितना हो गया भाई? 389 था, 389, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 292 एंड 93। ध्यान रखिएगा, 292 सदस्य जो है ये ब्रिटिश प्रांत से होने थे और 93 जो है देसी रियासत से होने थे। देसी रियासत से वो अपने अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। ये जो 292 है, ठीक है, इसका चुनाव हुआ और इसमें ध्यान रखिएगा, चुनाव के माध्यम से कितने लोग? 208 लोग कांग्रेस के माध्यम से चुने गए, कांग्रेस से चुने गए। 73 जो है मुस्लिम लीग और 15 जो है अन्य से चुने गए। इस प्रकार कांग्रेस जो यहाँ पर, सॉरी, आपके मुस्लिम लीग को यह पता चल जाता है कि हमारा यहाँ पर दाल गलने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये जो है कैबिनेट मिशन का बहिष्कार कर देता है। क्या करता है भाई? कैबिनेट मिशन का बहिष्कार। ठीक है, और बहिष्कार के फलस्वरूप ये सीधी कार्यवाही दिवस मनाता है। क्या मनाता है? सीधी कार्यवाही दिवस। ठीक है, सीधी कार्यवाही दिवस, और इस दिवस को मनाते हैं ये 16 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, सीधी कार्यवाही दिवस, और पूरे के पूरी तरीके से इस कैबिनेट मिशन योजना का ये क्या कर देते हैं? बहिष्कार कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना? इस प्रकार से यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, अपने आंशिक हितों में सफल हुआ। ठीक, मुस्लिम लीग को साथ में लेके चलने में वो भी असफल था। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं, ठीक, अगला पॉइंट, अगला है अंतरिम सरकार। अब देखिएगा, ठीक है, कांग्रेस के सदस्य और बाकी अन्य सदस्य, इसे मुस्लिम लीग तो बाहर निकल गए, कांग्रेस के आपके जितने भी सदस्य थे जो चुनाव में जीत चुके थे, उसके बाद अन्य सदस्य, इन सब से मिलके अंतरिम सरकार का गठन होता है और इसके प्रमुख रूप से नेतृत्व करते हैं कौन? तो आपके जवाहरलाल नेहरू। तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, ठीक है, यहां पर संविधान सभा का जो पहला बैठक होता है वो होता है आपका 9 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस समय, ठीक, सबसे वृद्ध सदस्य थे, तो उन्हीं को क्या बना दिया था? अध्यक्ष। ठीक है, डॉक्टर
सच्चिदानंद, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया जाता है, ठीक, अस्थाई अध्यक्ष। ये अस्थाई अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। आइए अब हम देख लेते हैं यहां पर कि ये जो अंतरिम सरकार था, इस अंतरिम सरकार में किन किन लोगों ने कौन कौन सा प्रभार संभाला था। तो सबसे पहले देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक, यहां पर आपके, ठीक, राष्ट्रमंडल, ध्यान रखिएगा, किस चीज का, राष्ट्रमंडल, ठीक, मंडल, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल प्लस, ठीक, साथ ही साथ इन्होंने आपका क्या कहते हैं यार उसको, राष्ट्रमंडल के साथ साथ विदेश मामले संभाले थे। किस चीज को, विदेश मामले। क्लियर है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक है, ये जो है यहां पर आपके राष्ट्रमंडल प्लस विदेश मामले को संभालते हैं, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री के रूप में भी हैं। राष्ट्रमंडल और विदेश मामले को देखना इनका कार्य था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री थे। यहां पर क्या मंत्री थे, गृह मंत्री थे। साथ ही साथ सूचना और प्रसार, ये भी इनके कंट्रोल में था। ध्यान रखिएगा, सूचना और एवं प्रसार, ध्यान रखिएगा, सूचना पूरा इनके पास था। बलदेव सिंह, बल मतलब रक्षा, तो रक्षा मंत्री कौन हो गए, बलदेव सिंह, ध्यान रखिएगा। अगला है जॉन मथाई, ये उद्योग मंत्री थे और आपूर्ति मंत्री थे, ठीक, उद्योग मंत्री, ध्यान रखिएगा, उद्योग और आपूर्ति इनका कार्य था, आपूर्ति। क्लियर है, चलिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, ठीक है, खाद्य, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री। चलिए, आया समझ में। आसफ अली, आसफ, आने और जाने का काम, तो आने जाने का काम रेलवे एवं परिवहन, ध्यान रखिएगा, क्या भाई, रेलवे एवं परिवहन, चलिए, आया समझ में, ठीक। जगजीवन राम, जग का जीवन कैसे चलता है, श्रम से। किसी का भी जीवन किससे चलता है, श्रम से चलता है। तो इस प्रकार श्रम मंत्रालय किनके पास था, जगजीवन राम के पास था। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के पास राष्ट्रमंडल और विदेश मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसार मामले थे। बलदेव सिंह के पास रक्षा मामले थे, रक्षा, ठीक। जॉन मथाई, इनके पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं प्रसंस्करण। आसफ अली, रेलवे एवं परिवहन। साथ ही साथ जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। क्लियर है, चलिए अब ध्यान रखिएगा, ये जो मंत्रालय का गठन हो चुका है, ठीक है, ये यहाँ पर अब संविधान निर्माण के तहत संविधान निर्माण का गठन करते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना टाइम लेते हैं आपका इस संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, और उसके बाद ये संविधान के निर्माण की ओर अग्रसर हो जाते हैं, अर्थात हमारा एक संविधान निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं पैरेलल में, संविधान निर्माण तो हो गया, अब पैरेलल में एक और घटना चल रही है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटेन में वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां पर आप आ गए लेबर पार्टी का गठन। ध्यान रखिएगा, लेबर पार्टी सत्ता में आ गए, और लेबर पार्टी कहीं थे आपके कौन, इटली, ध्यान रखिएगा। आइए अब देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर लेबर पार्टी के जो आपके प्रमुख नेता थे इटली। अब इटली ने ये घोषणा किया 20 फरवरी 1947 को, उन्होंने ये घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत को हम आज़ाद कर देंगे। क्या घोषणा किया, 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा किया कि हम किसी भी तरीके से जून 1948, ध्यान रखिएगा, जून 1948 से पहले हम क्या कर देंगे भाई, भारत को आज़ाद कर देंगे। तो ये घोषणा किया किसने, क्लीमेंट एटिली ने, ध्यान रखिएगा। और इसी के आपके प्रोग्रेस में उन्होंने क्या किया, ठीक है, भारत में एक आपका दल भेजा, भारत में, ठीक है, लॉर्ड वेवेल के स्थान पे किसको भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। ध्यान रखिएगा, किसको भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन को। और इनका प्रमुख कार्य क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन का, भारत को क्या करना, स्वतंत्रता दिलाना, अर्थात किस प्रकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान किया जाए, ठीक है, क्या क्या कार्य होंगे, उस सभी कार्य के लिए भेजा लॉर्ड माउंटबेटन को। ये आपके भारत में आपके अंतिम गवर्नर जनरल होंगे ब्रिटिश में, ध्यान रखिएगा, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है। अब यहीं पर आप समझ लीजिए, ठीक, यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं, भारत को आजाद कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। अब ये चीजें तो हो गई, अब आपके लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, लॉर्ड माउंटबेटन
माउंट बेटन। ध्यान रखिएगा, अब इनका कार्य क्या हो गया भाई, भारत को क्या करना, ठीक, स्वतंत्रता प्रदान करना, स्वतंत्रता। ये भारत आए, भारत आने के बाद 2 माह में इनको ये समझ में आ गया कि भारत में, ठीक है, भारत का एकीकरण मुश्किल है, अर्थात भारत और पाकिस्तान नामक 2 नवीन अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपके भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण करना पड़ेगा। और आपको फिर से मैं बता दूं, ठीक है, जैसे ही ये सब चर्चाएं चल रही थी, ठीक, इसी चर्चा के बीच में ये जो प्रस्ताव था भारत और पाकिस्तान नामक अलग अलग राष्ट्र का निर्माण का, इसको आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने स्वीकार कर लिया। समझिए इस चीज को, ठीक है। अब ये स्वतंत्रता देना, लेकिन यहां पर पृथक, ध्यान रखिएगा, पृथक राष्ट्र, ठीक है, पृथक राष्ट्र के रूप में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। क्या सिद्धांत भाई, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के कंसेप्ट को किसने स्वीकार कर लिया, जवाहरलाल नेहरू और साथ ही साथ पटेल जी ने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मगर अभी भी महात्मा गांधी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे। आप समझिए इस चीज को, अभी भी इस स्थिति में 1947 में भी महात्मा गांधी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान को अलग किया जाए। वो अभी भी चाह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान एक साथ रहें। परंतु पटेल जी ने अंतिम रूप से ये कहा कि जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा है, ठीक, जिन्ना जो है जिस प्रकार से चीजों को समझ रहे हैं, ठीक, अब वो ही नहीं, अब हम भी चाह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान अलग हो जाए। पहले कौन चाहते थे, केवल जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान जो है एक अलग राष्ट्र बने, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हो। लेकिन जिस माइंडसेट के साथ आपके जिन्ना जो है हर एक कदम को उठा रहे हैं, हर एक स्टेप को कर रहे हैं, ठीक है, भारतीयों के साथ उनका जिस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, तो उससे तो अब हमको भी लगने लग गया है कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र हों। और अंतिम रूप से ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? अब समझ लीजिए, चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी इस योजना को 3 जून को पेश किया था, ठीक है, 1946 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी 1947 को, ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 3 जून योजना। 3 जून योजना आया समझ में, ठीक है। दूसरा, इसको डिकी बर्ड भी योजना कहा जाता है, डिकी बर्ड योजना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन का उपनाम डिकी बर्ड था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन का उपनाम, निक नेम क्या था, डिकी बर्ड था, इसलिए इस योजना को भी हम क्या कहते हैं, डिकी बर्ड योजना। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार बाल्कान देशों को पृथक किया गया था, ठीक है, आपके यूरोप के एक हिस्सा है बाल्कान, वहां पर अलग अलग राष्ट्र का निर्माण किया गया था। तो उसी प्रकार यहां पर जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था कि ये तो भारत का बाल्कानीकरण हो रहा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये तो भारत का क्या हो रहा है, बाल्कानीकरण, इसलिए अब इस योजना का भी नाम बाल्कान योजना भी पड़ गया, बाल्कान योजना। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको इस्मा योजना के नाम से भी जाना जाता है, इस्मा योजना। ठीक है, क्योंकि इसमें इस्मा का एक व्यक्ति थे, ठीक है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक, ध्यान रखिएगा, इस्मा, ठीक, इनका भी प्रमुख योगदान था इस प्लान में। इसलिए आप यहां पर क्या क्या जानते हैं, इसको 3 जून योजना भी कहते हैं, ठीक है, इसको डिकी बर्ड योजना भी कहते हैं, इसको बाल्कान प्लान भी कहते हैं और इसको इस्मा योजना भी कहते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान जो है अलग अलग राष्ट्र बन गए। 15 अगस्त 1947 की जो रात्रि है, उसी रात्रि पे आपके एक दिन पहले कहना चाहिए, ठीक है, रात्रि में हो गया 15 अगस्त 1900, तो रात्रि एक दिन पहले, अर्थात पहले किसका निर्माण हुआ, पाकिस्तान का निर्माण, यानी उसी दिन पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में, ठीक है, उसकी आपकी पृथक कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। यहां ध्यान रखिएगा, ये 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत पाकिस्तान अलग हुए, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया गया और भारतीयों ने आपके लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्थात जब तक भारत का भारतीय संविधान चालू नहीं हो जाता है, तब तक के नेतृत्व के लिए उनको स्वीकार कर लिएगा और प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रस्तावित रहे। अर्थात अगले हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अभी भी प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारतीय मतलब स्वतंत्रता के बाद भी पहले बने थे आपके कौन, ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रकार समझिए, भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग राष्ट्र का निर्माण यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये आधुनिक भारत का ये जो आपका चैप्टर्स का क्रम है, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आधुनिक भारत में हम भारत को आज़ाद कर चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा ये सेशन का ये जो आपका चैप्टर वाइज सेशन ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम केवल किसको पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व को। तो अगला क्लासेस हमारा जो होगा वो पर्सनैलिटीज से रहेगा। ठीक, कुछ पर्सनैलिटी को लेके आएंगे और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि ये जो क्लासेस है, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि दूसरों को भी इसके बारे में, ठीक है, जानकारी हो जाए। ठीक है, और कोई भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक आपका टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से आप किसी भी फैकल्टी से अपने विषय से संबंधित प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की सुविधाएं जो है कंपटीशन कम्युनिटी आपके लिए लाया है। ठीक, और हम चाह रहे हैं कि आप जो है इसका भरपूर लाभ उठाइए। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो प्रक्रम ये बनता है कि आपको तैयारी करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, और इस सिलेक्शन के प्रक्रम में जो भी योगदान कंपटीशन कम्युनिटी का होगा, ठीक है, वो आपको हमारे तरफ से मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक और नोटिस है, सूचना है कि एमपीपीएससी के लिए जितने भी आपके अलग से जो चैनल बना हुआ है उस चैनल पे आप जाके, ठीक है, कंटेंट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कंटेंट चाहिए तो आप एमपीपीएससी कोको एमपीपीएससी के चैनल पे जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।